हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दांगी अकेडमी पर। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसके 6 से 7 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप यदि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप नर्सिंग से रिलेटेड भी यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सुक्रोज जल अपघटन करने पर देता है, यानी सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो वो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए इसका फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आपको ग्लूकोज का फार्मूला मालूम है क्या होता है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसका जो डबल होगा जस्ट वो हो जाएगा आपका सुक्रोज का फार्मूला। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, C6 करिए आप C12H22 एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका O11। क्या हो जाएगा, O11, C12H22 O11। बस इतना सा ध्यान रखना। जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी यानी H2 के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है तो ये बनाता है C6H12O6 और एक और बन जाता है आपका C6H12O6। ये दो प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें से एक होता है आपका ग्लूकोज और एक होता है आपका फ्रक्टोज। तो यहाँ पर दो सारे ऑप्शन में ग्लूकोज फ्रक्टोज दिए हैं, सारे ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ये प्रोडक्ट आपको समझ में आ गए हैं। इसका जो आंसर होगा यानी कि ये पहला जो होगा आपको अल्फा पोजीशन पे ग्लूकोज मिलेगा और जो फ्रक्टोज मिलेगा हमको मिलेगा बीटा पोजीशन पे। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम होगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा ग्लूकोज बनेगा और सेकेंड प्रोडक्ट बनेगा हमेशा फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित धातु आयन अनेक एंजाइमों को सक्रिय करता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी के उत्पादन में सोडियम के साथ शिरा संकेतों के संचरण के लिए उत्तरदायी है। यानी जो यूरिन सिस्टम है उसमें यदि आपने सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का किस टाइप से एक्सचेंज होता है, वो अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, यदि वो पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर समझ में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन किस टाइप से दिया है। इसमें क्या हो रहा है, जब एटीपी के उत्पादन में जब एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज से जब ऑक्सीडेशन होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो जो सोडियम है उसके साथ में कौन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सिंपल सा आंसर इसका कौन होगा, जैसा अभी मैंने आपको बता दिया, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम आयन दोनों ही ये काम करते हैं, तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किस में सबसे ज़्यादा एटम्स है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ये मत देखिए कि जिसका एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है। ऐसा करेंगे तो आपका बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा। देखिए मैं बहुत सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ क्योंकि एग्जाम में तो आपके पास ज़्यादा टाइम होगा ही नहीं, वहाँ पर फटाफट से हमें सॉल्व करना होगा, टाइम जाता है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम स्लो मोशन में कर सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक है। देखिए क्या ध्यान रखना है आपको जनरली कि 1 मोल किसके इक्वल्स टू होता है, ये हमें ध्यान रखना है। या आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं मोलर मास, या जिसे हम क्या कहते हैं एटॉमिक मास भी हम कहते हैं। तो इसको हमने इक्वल माना है। मोल की डेफिनेशन आप देख सकते हैं। यदि मोल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए, उसमें डिटेल में वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। कैसे मोल फाइंड आउट किया जाता है, मोलर मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरा डिटेल में वीडियो है न्यूमेरिकल्स के साथ में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू होता है मोल या मोलर मास, आप ऐसे लिख सकते हैं। और जो मोलर मास होता है वो ऑलवेज इक्वल्स टू होता है आपका एवोगैड्रो नंबर। तो दो चीज़ें आ गई आपके पास में, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मोलर मास, एंड ये हो जाएगा आपका मोलर मास इज इक्वल्स टू ऑलवेज एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ग्राम एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान सभी का दिया है। तो देखिए जब ग्राम एटॉमिक मास इसके इक्वल टू है और ये वापस से एवोगैड्रो नंबर के इक्वल्स टू, यानी 1 मोल की जो वैल्यू आ रही है, ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू 1 मोल और 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। तो ग्राम एटॉमिक मास एंड एवोगैड्रो नंबर ऑल्सो इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा आपका ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर की एक वैल्यू होती है, आप लोगों को मालूम होगा, 6.022 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू होती है, आप लोगों को मालूम होगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब हमें निकालना है कि यहाँ पर आपको बता दिया गया 1 ग्राम सिल्वर, इसका आपको बताना है और इसके अंदर इसका एटॉमिक मास आपको बता दिया गया है। तो यदि ये किसके बराबर हो रहा है, 1 ग्राम के बराबर, तो 108 ग्राम के बराबर आपको उसका मास फाइंड आउट करना है। ये किसकी वैल्यू निकाली थी हमने, ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर था, 1 मोल के बराबर।
फिर से हमने क्या निकाला था कि जो आपको 1 मोल है वो किसके इक्वल्स टू हो रहा है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 के इक्वल्स टू। तो यहाँ पर ये बता दे रहा है कि यदि आपका 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल्स टू है तो उसमें कितने मोल है आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब हमें मोल फाइंड आउट करने की बिल्कुल कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब 1 ग्राम का यदि आपको फाइंड आउट करना है तो 108 से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आपने छोटी क्लास में मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे कि 12 पेन जो है मान लीजिए 6 रुपये में आते हैं, तो एक पेन की कीमत क्या है, तो उस टाइम पे हम डिवाइड ही करते हैं। तो ये 1 ग्राम की वैल्यू यदि हमें मालूम है तो हम क्या करेंगे 108 एटॉमिक, इसको फिर से कर लेते हैं हम 108 आपका किसके बराबर हो गया 6.022 इंटू 10⁻⁻23। अब 1 ग्राम का यदि आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6.022 इंटू 10⁻⁻23। अभी इसको हम डिवाइड नहीं करते हैं, एज इट इज़ छोड़ देते हैं, सारे क्वेश्चंस का देख लेते हैं। तो सेम प्रोसीजर सभी में फॉलो करना पड़ेगी। 24 से डिवाइड कीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 में, फिर 16 से, फिर 17 से। तो सबसे जो बड़ा आंसर है वो किस में आएगा, जिसका जो डिनोमीटर है वो सबसे छोटा होगा, यानी सबसे छोटा डिनोमीटर किसका है आपका लिथियम का। तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी आएगी। तो सबसे ज़्यादा जो आपके एटम्स है वो किसके अंदर है, लिथियम के अंदर प्रेजेंट है। तो ये इसकी सिंपल सी ट्रिक है, बिना डिवाइड किए भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दे दिया। ऊपर की जो वैल्यू है एटॉमिक मास है और नीचे 71 ये छोटी वैल्यू है आपकी एटॉमिक नंबर है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो सीक्वेंस में ही अब हमें देखना पड़ेगा। तो इसका भी एक फार्मूला होता है कि एटॉमिक नंबर जब एटम आपका न्यूट्रल स्टेट में हो, यानी कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं हो, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, किसी भी टाइप का चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर है उसकी वैल्यू या तो आपके किसके बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, या आप ले लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। यदि आपको एक भी वैल्यू मालूम है इन तीनों में से तो आप तीनों की इक्वल वैल्यू मान लीजिए। एटॉमिक नंबर मालूम है तो आप प्रोटॉन भी उतने ही होंगे, इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे, या प्रोटॉन मालूम है तो इलेक्ट्रॉन उतने होंगे, एटॉमिक नंबर उतने होंगे। आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। और यदि फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो एटॉमिक नंबर हो गया यहाँ पे 71। तो सबसे फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है प्रोटॉन, तो आप 71 ढूंढ लीजिए किस किस में, 2 ऑप्शन में है और ये 2 ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके गलत हो जाएंगे। आप तीसरा ऑप्शन क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हो सकता है हमें बिना न्यूट्रॉन फाइंड आउट किए भी हमें समझ में आ जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन यदि आपको 71 किस में दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन में, तो देखिए आप बिना न्यूट्रॉन फाइंड आउट किए भी आंसर तक पहुंच गए। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट वाला 71 प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए आपको न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, तो एटॉमिक जो मास है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बिकॉज ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो वहाँ पर कौन कौन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ही मास जोड़कर जो निकाला जाएगा वो होगा आपका एटॉमिक मास। तो 71, अब आप न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो प्रोटॉन थे। तो 175 में से 71 को माइनस कर लीजिए, आपका आ जाएगा 104। तो ये हो गए आपके न्यूट्रॉन के नंबर। इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला 71, 104 एंड 71। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए इसका जो आंसर है, ये रिएक्शन पहले देख लेते हैं। CH4 मीथेन और 4Cl2 ये कन्वर्ट हुआ है आपका CCl4 में और HCl अलग हो गया। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंजेस हुए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो पहले हमारा कार्बन था उससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे इस टाइप से, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई अब यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब क्लोरीन की क्या होती है, -1 होती है। तो ये क्या करेगा, हर किसी से लेगा, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि इसको एक ही चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये हर किसी से लेगा। तो यहाँ पर कार्बन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी डोनेट करने की, तो ये +4 बता रहा। लेकिन यहाँ पर बेचारा हाइड्रोजन अकेला है, तो ये ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, कार्बन होगा। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ले रहा है किसी से, तो -4 कैपेसिटी होगी। तो देखिए -4 से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है, +4। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा इसका, -4 से +4। अगला क्वेश्चन, गलत स्टेटमेंट को पहचानना है हमें, किसमें से गलत स्टेटमेंट कौन है। क्रोमियम आयरन से अधिक प्रबल अपचायक है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल सही है ये। जो ट्रांजिशन मेटल एटम होते हैं, हिंदी वाले भी इंग्लिश में ही नाम याद रखिए, ट्रांजिशन मेटल एटम और उनके जो कंपाउंड होते हैं वो बहु ऑक्सीकरण अवस्थाओं को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि
उनकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है ड्यू टू एडप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको मालूम होगा कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं, बिल्कुल सही है। अंतराकाशीय यौगिक वे होते हैं यानी इंटरस्ट्रियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों यदि सही है तो लास्ट वाला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये गलत है पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो क्रोमियम CrO4 2 नेगेटिव और Cr2O7 2 नेगेटिव में उपचयन अवस्था समान है, यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन स्टेट है वो समान नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, एक रिएक्शन दी है 2 क्लोरीन, जब ये एटम्स मॉलिक्यूल से किस में कन्वर्ट हो गया, एटम्स में, के लिए सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो देख लीजिए यहाँ पर सबकी एंथैल्पी दी हुई है और एंट्रोपी दी हुई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि दोनों की जो वैल्यू है वो 0 से कम है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4th वाला। अगला क्वेश्चन, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो जीटा प्रॉपर्टी किसमें मेजरमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है, किस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए यूज़ की जाती है, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल या साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तो ये जनरली यूज़ की जाती है कोलाइडी कणों की विलेयता या स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के लिए जीटा पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन, यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा ए बनाता है, जो विघटित होकर बी बनाते हैं, यानी कि जब यूरिया की रिएक्शन वाटर के साथ की जाएगी तो वो कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है ए, और अब जब इसका क्या हो जा रहा है, ये डिकम्पोज हो जा रहा है, तो ये डिकम्पोज होने के बाद किसका फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोडक्ट बी का फॉर्मेशन कर रहा है, और जब बी को पास किया जा रहा है Cu2+ एक्वस, तो ये दे रहा है आपको डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन, और सी का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी बी को पास करना है किसके साथ में आपको, जब बी को Cu2+ जल से गुजारा जा रहा है तो सी बना, और सी कैसा बन रहा है, गहरे नीले रंग का। तो सी का फॉर्मूला क्या है, तो जनरली आपने प्रैक्टिकल किया ही होगा लैब में, तो जनरली आपको डार्क ब्लू कलर का कौन सा सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, कॉपर सल्फेट का, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन आपको देखनी पूरी Cu2+, कोई बी प्रोडक्ट है आपका, पहले यूरिया के साथ में वाटर के साथ रिएक्शन करी, फिर प्रोडक्ट बना था आपका, और जब उसको हमने गुजारा तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए यूरिया का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का ही कंटेंट प्रेजेंट होता है, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर इसका कुछ ना कुछ पार्ट जरूर प्रेजेंट होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 CuNH3 4 2+, CuNH3 4 2+। अगला क्वेश्चन, मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग CO+H2, कोई रिएक्शन है तो इसका क्या प्रोडक्ट होगा, या टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको कैसे अलग किया जा सकता है, B2H6 क्या है, H2O2 क्या होता है। तो जनरली या तो आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट पूछ लेंगे या किस काम में ये आती है, इस टाइप से इनको पूछा जाता है। तो देख लेते हैं फर्स्ट वाले का आंसर क्या होना चाहिए, CO+H2, ये दोनों क्या है, सिंथेसिस गैस है, क्या है, सिंथेसिस गैस है, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, आपने पढ़ाई होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो हार्डनेस प्रेजेंट है, ये टेम्परेरी। B2H6, तो ये हो जाएगा आपका एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड है ये, और H2O2 ये क्या है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, फिर से मैच द कॉलम में CO, BaO, Al2O3 और Cl2O7 क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, उभयधर्मी, यानी जो भी आपको यहाँ पर नाम दिए हैं उसमें से कौन सा प्रोडक्ट किस नेचर का है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या आपका एम्फोटेरिक है, किस टाइप का प्रोडक्ट ये है। तो जो CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए आपको ध्यान रखना कार्बन मोनोऑक्साइड और कोबाल्ट में, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का जो लेवल है वो सेम, यानी साइज इन दोनों का सेम रहता है। तो CO कैसा प्रोडक्ट होता है आपका, ये एक न्यूट्रल प्रोडक्ट होता है, कैसा प्रोडक्ट होता है, ये एक न्यूट्रल प्रोडक्ट होता है। उसके बाद में आ गया BaO कैसा है, जनरली बेसिक है, और Al2O3, तो Al2O3 होता है एम्फोटेरिक, और Cl2O7 होता है एसिडिक। अब आप इनको देख लीजिए किस ऑप्शन में दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 4.606 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स से अभिकारक के 2.0 ग्राम को 0.2 ग्राम तक घटने में, तो ये आपको कांस्टेंट दे दिया है, और कोई रिएक्टेंट है तो 2 ग्राम से उसको 0.2 ग्राम तक अगर ले जाना है तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया,
हाफ लाइफ पीरियड हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, यानी जो आपका रेट कांस्टेंट वाला चैप्टर या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसके न्यूमेरिकल्स हमें बहुत अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल इसमें डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। तो इस चैप्टर को हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत अच्छे से इनकी 5-5 6-6 न्यूमेरिकल्स भी यदि आप कर लेंगे तो आपका लगभग हो ही जाएगा। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया है इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में कि आप क्या कीजिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर अपने सॉल्व कर लीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये भी आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा इसमें। तो इसको एक बार कर लेते हैं, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा या कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर जो ऑर्डर रिएक्शन दिया है रेट कांस्टेंट, वो कितना दिया हुआ है सबसे पहले तो 4.606 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। तो अब इसको कन्वर्ट करना है अपने को, तो इसकी जो KT की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2.0303 log, ये हमने निकाला हुआ है। जब हम पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हाफ लाइफ पीरियड के लिए कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट, तो उसमें आप लोगों को मालूम होगा। और अपॉन आपको जो कहाँ तक ले जाना है इसको, देखिए ये जो वैल्यू हमने लास्ट में, ये तो आपका कांस्टेंट आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है ये कहाँ से आई है, तो ये 2 से आपको कहाँ तक ले जाना है, 0.2 तक, तो ये 2 और नीचे 0.2। अब इसको जनरली अब आपको क्या करना है, बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व कीजिए आप, कितना आ जाएगा, कितना आएगा आपका, इसको सॉल्व करके हमें देख लेना है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या आ जाएगा, 4.606 × 10⁻³ t यदि हम करेंगे तो ये इक्वल्स टू में कितना आएगा, 2.0303 × log 10 ये आया। तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1000/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 500। तो 500 सेकेंड किस में दिया हुआ है, 500 सेकेंड ऑप्शन नंबर 3 में। इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, एक एल्किन ओजोनोलिसिस द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथेनॉल देती है, इसकी संरचना है। यानी कोई एल्किन है, जब उसकी ओजोनोलिसिस की जाती है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें क्या मिलता है, मैथेनॉल, मैथेनॉल देता है। तो मैथेनॉल का स्ट्रक्चर जनरली हमें पूछा, देखिए तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैथेनॉल पहचानिए आप, इसमें से मैथेनॉल कौन सा प्रोडक्ट होगा आपका, मैथेनॉल को आइडेंटिफाई करना है हमें। तो मैथेनॉल कौन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा। बेंजीन रिंग के ऊपर ये लगा हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एल्केन वुड्स अभिक्रिया द्वारा अच्छी लब्धि में नहीं बनाए जा सकते। तो इससे पहले मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ये जितनी भी रिएक्शन 11th 12th में आपने पढ़ी थी उनको और अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि उनसे तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। एटलीस्ट ये 10 से 15 ही रिएक्शन है, तो कौन रिएक्टेंट है या क्या प्रोडक्ट है या किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन, कौन सा एल्केन का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, आपसे ये पूछा है। तो यहाँ पर नॉर्मल हेप्टेन को प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता, बाकी को किया जा सकता है। एनिसोल HI के साथ विदलन द्वारा देता है, एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ HI गिव्स। तो जब एनिसोल का क्लीवेज होगा किसके साथ, HI के साथ में, तो किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका ही फॉर्मेशन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए बोर मॉडल वैध नहीं है, यानी बोर मॉडल इज नॉट वैलिड, हाइड्रोजन एटम, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम या ड्यूटेरियम एटम, सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम, किसके लिए ये वैलिड नहीं है। तो देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए तो है बिल्कुल डेफिनेटली, और सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम के लिए भी और ड्यूटेरियम के भी, बट नियॉन के लिए नहीं। आपने अगर बोर मॉडल अच्छे से पढ़ा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, नियॉन के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, नॉट पूछा है तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूट मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, स्पीड दे दी है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का, दोनों का। तो क्या हो जाएगा इसका रेशियो, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1:1, 1:1 यानी ऑप्शन नंबर 2। द ब्रूस्टर कोण दिया है IB, अंतरा पृष्ठ के लिए ब्रूस्टर कोण यानी ब्रूस्टर एंगल IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 45 डिग्री, ग्रेटर देन IB और ग्रेटर देन 90 डिग्री। बिल्कुल इसको तो रट लीजिए, डायरेक्ट वैल्यू है इसकी, इसको रट लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं इसको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अ सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस एट टेम्परेचर ऑफ
249 की पास्कल है टेम्परेचर 27 डिग्री और डेंसिटी आपको दे दी गई है। तो अब आपको निकालना है कि इसका आंसर कितना होना चाहिए। इसका तो जो आंसर है अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितना आएगा इसका आंसर। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें आइडियल गैस इक्वेशन हम लिख लेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है पहले हम लिखेंगे, हम क्योंकि प्रेशर हमें मालूम है P, ये आ जाएगा रो, तो R इंटू टी अपॉन एम डब्ल्यू। तो देखिए अब रो की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, बाकी को उधर ले जाएंगे। रो इज इक्वल्स टू P एम डब्ल्यू अपॉन RT। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए जो जो वैल्यू हमें दी है। प्रेशर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, प्रेशर कितना है 249 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब यहाँ पर इंटू आ जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन यहाँ पर RT। एक बार फिर से लिख लेते हैं हम 2.249 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन आ जाएगा आपका 8.314 इंटू 300। इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 0.199 है ना। और इसको अब हमें किस में कन्वर्ट करना है 0.2 kg पर मीटर क्यूब में। जब इसको कन्वर्ट कर देंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 0.2 kg पर मीटर क्यूब। तो किस में दिया है ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ये आपको, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए हिंट आपको, आप बोलेंगे मैम ये वैल्यू कहाँ से लाए हो आप, तो आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है। और टेम्परेचर भी आपको दिया है। अगला क्वेश्चन है कि कोई किरण है लघु प्रिज्म कोण, यानी कोई एंगल बन रहा है जब इंसिडेंट रे यानी किस पे आ रही है आपकी एक प्रिज्म के ऊपर, तो आई बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको दे दिया है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है सब। तो आपतन कोण है, यानी सारी चीज़ें देखिए जब वैल्यू दी हुई होती तो हमें सॉल्व करना होता है जनरली। तो अरे इज इंसिडेंट एट अ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई ऑन वन सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म। आई एंगल बना रही है, सपोज कीजिए आपकी कोई प्रिज्म है और ये इंसिडेंट रहे तो इसका एंगल हो गया आई। और जब ये क्या हो रही है अभिलंब से निर्गत हो रही है, इमर्स नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नियरली इक्वल टू। तो जो इंसिडेंट एंगल है उसकी वैल्यू लगभग कितनी होगी यहाँ पर पूछी गई है आपसे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा म्यू ए, क्योंकि म्यू आपको बता दिया गया है इसमें क्या हो रहा है आपका अपवर्तनांक है और ए प्रिज्म का कोण है। तो दोनों की वैल्यू मिलाकर ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।